असल में क्या है, गोल्ड पोस्ट को चेंज करने का एक मामला है, गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई है। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लड़कियां जो है अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां कैसे हों, जो तालिबान चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, जो उस तरीके का ये लोग एक पिक्चर हमारे सामने पेश कर रहे थे कि मुस्लिम लड़कियां घरों के अंदर बैठ के रहो, आरएसएस के लोग भी वही चाहते हैं। लेकिन जब ये आरएसएस के लोग देख रहे हैं मुस्लिम मर्दों से ज्यादा ब्रूटल आज इंडिया में मुस्लिम औरतें हैं, और मैं ये फैक्ट पर आपको कहना चाहता हूँ, आज पूरे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया भी आप देखिए, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वेरी ओपनली बात करने वाली मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम मर्दों से ज्यादा। ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये बुल्ली ऐप का इशू बना दिए, सुल्ली डील का इशू बना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुस्लिम लड़कियों को देखकर। अभी जब उड़पी के अंदर मुस्लिम लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंस से अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बता रहे हैं इनके पीछे कोई है। 2014 के बाद एक तस्वीर बदली है, जिसके बाद लगातार नफरत के उस दौर में तस्वीरों की अगर बात करें तो वहां पर हिजाब को बार बार टारगेट किया जा रहा है, और शहर दर शहर बस नाम बदल रहे हैं, लेकिन हिजाब को टारगेट करने की जो टेक्निक है वो बनी हुई है। इस बार फिर से हिजाब को टारगेट किया गया है, और कर्नाटक से जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है उससे कहीं ना कहीं दिल दुखता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीश अहमद सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे उन तमाम लीगल एस्पेक्ट के बारे में जिसको लेकर मीडिया ना तो कवर कर रहा है ना उसके ऊपर बात हो रही है। आपका पल्पल न्यूज में खैर मकदम है सर। शुक्रिया सर, जिस तरह से आप ये पूरा 2014 के बाद से जो तस्वीर बदली है, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि बार बार हिजाब को टारगेट करना या टोपी को टारगेट करना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अभी एक इंडिया में जेनोसाइड का एक कॉन्सेप्ट लोग लेके आ रहे हैं कि धर्म संसद में लोग एक बात कह रहे हैं कि जेनोसाइड होना है, 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करना है। तो जेनोसाइड अगर आपको समझना है, जेनोसाइड में दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। उसमें से एक पार्ट होता है क्लासिफिकेशन, सिंबलाइजेशन, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। सिंबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि आप एक कम्युनिटी के जो सिंबल्स होते हैं उस सिंबल्स के खिलाफ नफरत पैदा करो। जैसे टोपी देखते ही आपको नफरत आना चाहिए, दाढ़ी देखते ही आपको नफरत आना चाहिए, स्कार्फ देखते ही आपको नफरत आना चाहिए, अजान सुनते ही आपको नफरत आना चाहिए। तो ये जो एक सिंबलाइजेशन का प्रोसेस वो हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर उन्होंने हम और आप जैसा एक बहुत बड़ा डिवाइड ला दिया है, और उसका नतीजा हम देखते हैं कि कॉलेज में जाने वाले बच्चों के दिलों के अंदर भी ये लोग जहर भर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो है अब सिंबलाइजेशन में लोग चले गए हैं। आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा कि किस तरीके से नमाज से, जुम्मा की नमाज से नफरत लोगों के दिलों में पैदा की गई थी कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते। उसके बाद में आप मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ अपनी नफरत देखा कि मस्जिद और दरगाह को देखते ही एलर्जी हो जाता है कि ये दरगाह इलीगल है, इन्हें तोड़ो। और उसी तरीके से अभी ये नया लेके आ रहे हैं कि हिजाब आप घर में पहनो, आप स्कूल्स में मत पहनो, हिजाब को देखते ही नफरत। यानी इसको आपको एक लार्जर एस्पेक्ट में समझना होगा। लार्जर एस्पेक्ट में ये नंबर 1 जो है सिंबलाइजेशन का प्रोसेस है। इसके बाद और एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब होते हो आप इंसान हो ही नहीं, हम आपकी बेसिक इंसानी हुकूक को मानते ही नहीं, यानी आप हमारे बराबर नहीं हो, हम आपके हक को नहीं मानते, आप हमारे जैसे जीने का आपको हक नहीं है। यही तो हो रहा है। आप मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को आप उनको एक डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। एक हिजाब जैसा एक क्या है, कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, एक कपड़े को लेकर वो एक लड़की अपनी मर्जी से डाल रही है, उसके बेसिस पर एक किसी का फंडामेंटल राइट डिनाई करना, ये क्या है? डिह्यूमनाइजेशन है। तो इस चीज को हमें लार्जर एस्पेक्ट में देखना है कि पूरी की पूरी जेनोसाइड की तरफ जो ये लोग लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को, तो जेनोसाइड की इंपॉर्टेंट 2 स्टेजेस जो सिंबलाइजेशन है और डिह्यूमनाइजेशन है वो चल रहा है, और हिजाब का जो इशू है उसी का एक हिस्सा है। उसी का एक हिस्सा है, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही है। अब तो यहाँ तक बैन लगा दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम बच्चियां जो हिजाब पहनकर क्लास में आती हैं उन्हें भी मना कर दिया गया है कि इनके साथ आप नोट्स नहीं बांटेंगे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, और फिर बार बार लीगल एस्पेक्ट पर एक ही चीज को लाकर रोक दिया गया है कि जो दूसरे जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो भगवा कपड़े पहनकर आते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो जो पॉलिसी के हिसाब से जो
चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए इसमें असल में ये मैं खुद उडुपी में रहा हूँ। वहाँ पर मैं कर्नाटका के उस डिस्ट्रिक्ट में मैं था। मेरे कॉलेज और मेरा एजुकेशन वहीं पर हुआ। जमाने से हम लोग देख रहे हैं उसी कॉलेज में और अलग अलग कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो मुस्लिम लड़कियां जो है हिजाब पहन के जाती हैं। वहां पर कोई नया नहीं है, सालों से चल रहा है। और ये वहां का जो एजुकेशन मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ कहा है कि जनवरी तक दिसंबर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था। दिसंबर तक लड़कियां जो है हिजाब के साथ नहीं आती थी, ऑल ऑफ अ सडन वो हिजाब पहन के आना शुरू कर दी। ये बड़ा झूठ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो लोग हमेशा हिजाब पहन के आ रहे थे, आपको प्रॉब्लम नहीं था। आपको ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम एग्जाम के 2 महीने पहले कैसे आया? इससे पहले क्यों है? लड़कियां तो वही पूछ रही हैं, लड़कियां वही पूछ रही हैं। अगर आपको हमारे हिजाब से प्रॉब्लम था तो एकेडमिक ईयर की शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होना चाहिए था। पूरा एकेडमिक ईयर होने के बाद में जो है आपको जनवरी में कैसा आया? चंद लोगों को अगर भगवा शॉल पहन के आना तो एकेडमिक ईयर की शुरुआत में आपको भगवा शॉल पहनना था। अब आप क्यों शॉल पहन रहे हैं? देखिए आप जानिए ये पूरा क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी के एक फंडामेंटल राइट को तोड़ने के लिए एक जस्टिफिकेशन लाया। आपने गुड़गांव में देखा, गुड़गांव में इसे कहा गया कि अगर आप इन लोगों को रास्ते पर नमाज पढ़ने देंगे तो हम रास्ते में पूजा कर लेंगे। तो पुलिस आकर क्या कहती है, आप पूजा भी मत करो, आप नमाज भी मत करो। उसी तरीके से ये लेके आ रहे हैं, अगर आप इनको हिजाब पहनने देंगे तो हम शॉल पहन के आएंगे। और बीच में बैलेंसिंग एक्ट लेके आ रहे हैं, आप शॉल भी मत पहनो, आप हिजाब भी मत पहनो। तो ये एक जस्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा। कल जाके ऐसे ही होगा। कल आप अजान के बारे में कहेंगे कि आप अजान 5 बार दोगे, हम भी 5 बार डीजे लगाएंगे। तो आप डीजे भी मत करो, हम अजान भी मत देंगे। तो ये हमेशा चलते रहने वाला है। तो आप इसको समझिए कि ये बेसिकली जो है एक फंडामेंटल राइट को तोड़ने की बात है। दूसरी चीज ये बता रहे हैं रूल्स यूनिफॉर्म। हमारे मुल्क में सबसे टॉप कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कौन सा भी स्कूल, कौन सा भी इंस्टीट्यूट, कौन सा भी संगठन, क्या भी रूल बना है, वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। कोई गवर्नमेंट भी कुछ एक रूल बनाए, वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 बराबरी की बात करता है। गवर्नमेंट किसी से भी धर्म जात के बुनियाद पर आप उन पर नाइंसाफी नहीं कर सकते। और आर्टिकल 25 में हर एक आदमी को अपना धर्म का मानना, प्रचार करना और प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। तो जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, बाकी सारे रूल साइड में चल जाते हैं, पूरे रूल साइड में चले जाते हैं। और अगर आप अमेरिका के अंदर अलग अलग हाईकोर्ट के, अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखेंगे, वहां पर भी, और यूके के अंदर भी बहुत सारे लड़कियों ने वहां का कोर्ट का भी दस्तक किया था। और वहां की कोर्ट में भी ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे ऊपर है। फंडामेंटल राइट के बाद ही रूल आ जाते हैं। समझे? अभी आप कल अगर ऐसा एक रूल लेके आएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी ने दाढ़ी रखा है तो उसको वोट देने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि उसका वोटर आईडी का फोटो में उसकी दाढ़ी नहीं था, लेकिन अभी उसे दाढ़ी है। वो आप नहीं ला सकते, क्योंकि वोटिंग जो है फंडामेंटल राइट है, आपका रूल सेकेंडरी है। तो ये चीज हमें समझना है। फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म करने की, उसके खिलाफ रूल बनाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब की बात करें तो पार्लियामेंट में अब इस तरह की चीजों पर बात हो रही है, तमाम जगह इसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट में हम इसमें बात करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है जिसको हम लागू कर दें या हम इसको हटा दें। ये फंडामेंटल राइट है, ये पूरी तरह से साफ है। लेकिन इसे लीगली बैटल के तौर पर देखा जाए तो इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये बार बार हो रहा है? क्योंकि बैंगलोर से लेकर कर्नाटका तक जब हम पहुंचते हैं और 15 दिन तक अगर लड़कियों को सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है जिससे अब इसके बाद और लड़कियों को सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट यानी हिजाब पहनने की वजह से परेशानी ना हो। देखिए इसमें अभी ऑलरेडी कर्नाटका हाई कोर्ट में 5 बच्चियों ने केस डाल दिया है। और कर्नाटका हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है कि मोस्टली ट्यूसडे या थर्सडे को केस अपियर होने वाला है। और आपने अगर उस केस में जो लीगली असिस्ट कर रहे हैं वो लॉयर्स का अगर आपने बात सुना होगा, तो लॉयर्स भी कहते हैं कि वेरी कॉन्फिडेंस है इसी बात को लेके। अगर आपने देखा होगा, नंबर 1, ये जो यूनिफॉर्म का लॉ ये लोग लेके आ रहे हैं, हर कॉलेज का यूनिफॉर्म का लॉ, असल में बहुत सारे कॉलेजेस में तो कल बच्चों ने वो लॉ बुक भी दिखाया कॉलेज का, जिसमें यूनिफॉर्म का कोई मेंशन नहीं किया गया था। चलो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वहां पर अगर कॉलेज में अगर यूनिफॉर्म है भी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूँ, लेकिन जब कोर्ट में ये बात जाता है, जब एक इंडिविजुअल की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आती है, बाकी सारे लॉ वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबसे ऊपर का राइट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये जो केस कोर्ट में जा रहा है, ये कोर्ट में हमें भरोसा है
जो लोग इस चीज को वेरी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, जो लीगल एक्टिविस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हर कोई ये वेरी क्लियरली जानता है कि कोर्ट में ये जो फैसला है इन बच्चियों के हक में ही आना है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रायोरिटी देंगे। और अगर कोर्ट में इन बच्चियों के हक में फैसला होता है, इंशाल्लाह होगा, होने के बाद उस फैसले को लेकर ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरी इंडिया की जो हमारी बच्चियां हैं उन सबको इसमें बड़ा एक रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि देखिए, एक एक बैटल तो होता है जो लीगल बैटल करते हैं, उसके साथ साथ एक डेमोक्रेटिक बैटल भी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक बैटल का मतलब होता है कि हमारी डेमोक्रेसी ने हमें हक दिया है कि कोई गवर्नमेंट हमारा हक नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई गवर्नमेंट हमारा हक छीनने की कोशिश करती है कानून बना के या अपने गवर्नमेंट मशीनरीज को इस्तेमाल करके, तो इंडिया के सिटीजन्स को हक है अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने का, और डेमोक्रेटिक राइट्स में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी। तो आज आप देखते हैं कि वो लड़कियां वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन लड़कियों के साथ अब लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, गवर्नमेंट को भी इस चीज में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तो उन्होंने देखा मुस्लिम लड़कियों को आप नजरअंदाज मत कीजिए। मुस्लिम एजुकेटेड, ये आज से 50 साल पुरानी जनरेशन की मुस्लिम लड़कियां नहीं है, ये एजुकेटेड मुस्लिम लड़कियां हैं। इनको कोई जबरदस्ती बुर्का पहना के स्कूल को नहीं भेजा है, ये अपनी मर्जी से हिजाब पहन के गए हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर कैपेसिटी भी है अपने हिजाब को डिफेंड करने की। आपने वीडियोस देखा होगा, वीडियो में वो बच्चियां किस तरीके से बात कर रही थी। बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों के अंदर जो हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत उन बच्चियों ने दिखाया वहां पर, किस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। तो इन बच्चियों को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। ये मुस्लिम लड़कियां अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ना जानती हैं। हमने देखा इससे पहले जब जब मुस्लिम औरतें अपने हक के लिए रास्ते पे उतरे हैं, क्या हुआ है। तो इन लड़कियों को भी गवर्नमेंट को छेड़ना नहीं चाहिए। इसी के साथ एक सवाल, एक आरोप है, सवाल नहीं है, प्रशासन का ये आरोप है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इन बच्चियों को भड़का रहा है अपने एजेंडे को साधने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक आदत है अपने फेलियर को किसी के ऊपर डाल दें। जिस स्टेट्स के अंदर कोई भी मुस्लिम संगठन नहीं है, वहां पर वो ये चीज सेक्युलर पार्टीज पर डाल देंगे। जिस स्टेट में स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर डाल देंगे। आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट के ऊपर भी ऐसे इल्जाम आते रहते हैं। उडुपी के प्रिंसिपल ने तो पॉपुलर फ्रंट के ऊपर डाल देता है कि हम भड़का रहे हैं। अभी और थोड़े जगह में मैं देख रहा हूँ, और एक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है कैंपस फ्रंट, उसका नाम डाला जा रहा है। ये असल में क्या है, गोल्ड पोस्ट को चेंज करने का एक मामला है। गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई है। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लड़कियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लड़कियां जो है अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां कैसे हों, जो तालिबान चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, जो उस तरीके का ये लोग एक पिक्चर हमारे सामने पेश कर रहे थे कि मुस्लिम लड़कियां घरों के अंदर बैठ के रहो, ये आरएसएस के लोग भी वही चाहते हैं। लेकिन जब ये आरएसएस के लोग देख रहे हैं मुस्लिम मर्दों से ज्यादा वोकल आज इंडिया में मुस्लिम औरतें हैं, और मैं ये फैक्ट पर आपको कहना चाहता हूँ, आज पूरे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया भी आप देखिए, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वेरी ओपनली बात करने वाली मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम मर्दों से ज्यादा। ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये बुल्ली ऐप का इशू बना दिए, सुल्ली डील का इशू बना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुस्लिम लड़कियां देखकर। और अभी जब उड़पी के अंदर मुस्लिम लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंस से अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बता रहे हैं इनके पीछे कोई है, ये तंजीम है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी बच्चियां जो है अपने हक के लिए और अपने बारे में बात करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इन्हें कोई एक संगठन, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारी लड़कियां दूसरों से ज्यादा कैपेबल हैं अपने हक के लिए बात करने के लिए।